वेलकम बैक टू द शो। आज जिस चीज़ के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो एजुकेशन से समहाउ रिलेटेड भी है और नहीं भी रिलेटेड इस तरह से है कि आपके जो रिजल्ट्स होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप किसी बाहर के मुल्क के लिए अप्लाई करते हैं तो इन सारी चीज़ों से, इन सारी सर्टिफिकेशन से आपके आगे किसी भी जगह पे एडमिशन में बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ बहुत सारी दुनिया है जो अप्लाई कर रही होती है और उनके पास हो सकता है कि ग्रेड्स आपसे ज़्यादा अच्छे हों बट स्किल्स आपसे ज़्यादा अच्छे ना हों, और आजकल आने वाली जो दुनिया है वो स्किल्स को ज़्यादा मानती है और स्किल्स को ज़्यादा प्रेफर करती है। तो ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं अगर आप बाहर जाने का इरादा रखते हैं ग्रेजुएशन के लिए या आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कौन कौन से स्टार्स अपने पास कलेक्ट करके रख रहे हैं ताकि आपकी जैसे ही एप्लीकेशन जाए तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम आज आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में बताने के लिए हमने एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पे दावत दी हुई है जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस हवाले से। वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और इस हवाले से जो है वो काम कर रहे हैं कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें जो हैं उनकी ज़रूरत होती है जब वो बाहर पढ़ाई के लिए जो है अप्लाई करते हैं या दूसरे मुल्क जाकर मुकीम होना चाहते हैं। CEO हैं जी वो PTE पाकिस्तान के। PTE पाकिस्तान क्या है उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद जाबिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। जाबिर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम जो है वो ज़ाहिर है इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आइस ब्रेकिंग अपने प्रोग्राम के हवाले से पहले करते हैं। बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो एकदम से हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक उस पर कैसे जो है आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए? ये एक बिल्कुल सही बात है कि उस स्पेसिफिक टाइम में तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आपके साथ क्या हुई है, लेकिन आपने उसके बाद बैक टू लाइफ, बैक टू नॉर्मल या उनके बगैर नॉर्मल होना कैसे सीखना है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान का जो रद्द-ए-अमल है वो मुख्तलिफ होता है। हर इंसान की जो तबीयत है वो मुख्तलिफ है। कोई हसास तबीयत के मालिक होते हैं, कोई करख्त है, कोई सख्त है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को हज़म ही नहीं होती ये बात, यानी कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते, डिनाइल में होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हादसा नॉर्मल होता है, शायद वो पहले ही हादसात से या एक्सीडेंट से गुजर चुके होते हैं, तो उनके लिए शायद ये एक रेपिटेशन या एक नया सिलसिला नहीं होता। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं दूसरा बंदा भी उसी में से गुजरेगा। एक तो ये है। दूसरा ये कि इससे निकलने के लिए बहरहाल हमें अल्लाह का सहारा लेना पड़ता है। हमेशा हम अल्लाह से मदद मांगते हैं कि या अल्लाह ताला हमें सब्र कर, और अल्लाह ताला की ही रज़ा है। जब भी किसी का इंतकाल हो या नागहानी आफत आती है तो हम यही कहते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा आती है। तो अल्लाह की मर्ज़ी के अंदर हमें बहरहाल एक्सेप्ट करना होता है और यही चीज़ हमें हौसला और हिम्मत देती है। इंसान बहुत नाजुक है, इंसान हिम्मत हार भी जाता है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने ऐसे 7 इंसान में रखे हैं, बदलते रहते हैं। तो अल्लाह ताला से मदद मांग के और सब्र की और नमाज़ पढ़नी चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया, और जैसे आपने कहा कि कुछ लोग हादसात से इतना ज़्यादा गुजर चुके होते हैं कि इस तरह के हादसे को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके जवान बच्चे चले जाते हैं, फिर मैंने उनको किसी बुज़ुर्ग के इंतकाल पे रोते हुए नहीं देखा, क्योंकि उनको ये सब्र आ चुका होता है कि ज़ाहिर है इन्होंने तो जाना ही था। जब हमारे जवान जहान बच्चे जिनकी आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी वो चले गए, तो ऑब्वियसली हर किसी ने अल्लाह ताला के पास जाना ही जाना है। अच्छा जाबिर, कमिंग टू द टॉपिक, PTE पाकिस्तान जो है वो क्या है, आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि मैंने तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है ज़ाहिर है यहाँ आने से पहले, बट अभी तक जितने भी लोगों से मैं कभी मिली हूँ या जिन्होंने बाहर जाने के लिए अप्लाई किया उनको IELTS के बारे में तो पता है, लेकिन PTE पाकिस्तान के बारे में मैंने किसी के मुँह से नहीं सुना। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे उसको? सबसे पहले तो हमें ये जानने या समझने की ज़रूरत होगी कि IELTS भी क्यों किया जाता है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये इसकी एक्सेप्टेंस क्या हो सकती है। IELTS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो कि यूटिलाइज होता है 2 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए। एक ये कि जो लोग स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं तो रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना है। एक तो ये रिक्वायरमेंट हो गई। सेकंड आती है इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो प्रोफेशनल क्लास जब अप्लाई करती है वर्क वीज़ा के लिए, फैमिली सेटलमेंट के लिए, सिटीजनशिप के लिए या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना है तो आपको IELTS करना
करना होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। ब्रिटिश काउंसिल इसको करता है, ये कैम्ब्रिज इसकी अवार्डिंग बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी जो इस एग्ज़ाम को वर्ल्ड वाइड कंडक्ट करती है। आइल्स ही के इक्वलेंट और पैरेलल या एक ऑल्टरनेट एग्ज़ाम है पीटीई। पीटी स्टैंड फॉर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। पियर्सन एजुकेशन अवार्डिंग बॉडी है यूके की जो इस एग्ज़ाम को वर्ल्ड वाइड कंडक्ट करती है और इस एग्ज़ाम की भी जो एक्सेप्टेंस है वो ग्लोबली सेम है जैसे आइल्स की है। यानी कि आप अगर आइल्स दें या पीटीई दें, दोनों को यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं है इन दोनों में कि अगर आइल्स देंगे तो उससे पीटी बेहतर है या पीटी से आइल्स बेहतर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि आप आइल्स कर लेंगे तो प्रेफरेंस मिल जाएगी, पीटी करेंगे तो नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। फ़र्क ये है कि दोनों की अवार्डिंग जो बॉडीज़ हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि मैंने बताया ब्रिटिश काउंसिल आइल्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, पियर्सन पीटीई का कर रहा होता है। दूसरा ये है कि इन एग्ज़ाम की जो फॉर्मेट है और टेस्ट पैटर्न है वो डिफरेंट है। अब जो आइल्स है वो समहाउ ह्यूमन बेस्ड उसके अंदर एग्ज़ाम की बेस्ड होता है, जैसा कि स्पीकिंग टेस्ट होता है, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग है, तो ह्यूमन एग्जामिनर इन्वॉल्व होगा और स्पीकिंग टेस्ट कंप्लीट करेगा। जब हम पीटीई की तरफ आते हैं, यहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता। तमाम तर क्वेश्चंस की जो असेसमेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है, एआई करती है। तो आप यूँ समझें कि विदाउट ह्यूमन इंट्रैक्शन आप अपना एक एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं पीटीई में, और आइल्स में जो है वो आपको ह्यूमन के साथ इंट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे हम एनटीएस करते हैं और वो जो है वो चेक होता है थ्रू एआई और उसका रिजल्ट जो है वो एआई बेस्ड आता है, उसी तरह से हम पीटी को मान बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि जितने भी बच्चे मैंने जिनको फेल होते हुए देखा है बाहर जाने के लिए, वो कभी कभार आइल्स भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटीज़ उनको एडमिशन्स नहीं देती। बेसिक रीज़न आप क्या समझते हैं? आपका इतना एक्सपीरियंस है जाबिर सारी फील्ड में, आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न्स होती हैं, क्या वजह होती हैं? क्या वो सही तरह अप्लाई नहीं करते, क्या उनको सही तरह पता नहीं है कि हमने किस चीज़ को चूज़ करना है, या उनके पास सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की डॉक्यूमेंटेशन या इस तरह की चीज़ें ना होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं? हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी सवाल से शुरुआत करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। वैसे तो मैं ब्रेक के दौरान भी जाबिर से बात कर रही थी, मैं ज़्यादा एडवोकेट नहीं हूँ पाकिस्तान को छोड़कर बाकी ममालिक में जाने की, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो जाना चाहते हैं, और आज का प्रोग्राम हमने इसीलिए तश्कील दिया है ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके, उनको वो सारी मसले मसाइल का हल मिल सके। जाबिर, मैंने आपसे सवाल किया था कि आइल्स भी क्लियर हो जाता है और उनके ग्रेड्स भी नॉमिनली होते हैं 70%, 75%, फिर भी उनको जो है एडमिशन नहीं मिल पाता। रीज़न्स आपको क्या लगती हैं कि क्या ये रीज़न्स हैं जो जाबिर ने अपने एक्सपीरियंस में देखे कि इसकी वजह से लोग एडमिशन हासिल नहीं कर पाते? जब भी कोई स्टूडेंट सेल्फ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग की तरफ जाता है और अप्लाई करता है किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए, तो 6 से 7 डिफरेंट ऐसे की फैक्टर्स हैं जिनको माइंड में रखना चाहिए। वो ऐसे एरर्स कर देता है उन 6-7 में से, जिसकी वजह से उसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी भी रिजेक्ट करती है, प्लस जो एम्बेसी है, जो गवर्नमेंट है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो डॉक्यूमेंट एजुकेशनल आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो नेम है, ये जो स्पेलिंग है, उसके अंदर तो डिफरेंस नहीं आ पा रहा। आप देखती होंगी कि जो ID कार्ड है उस पर नेम कुछ और कैंडिडेट का होता है, हो सकता है कि फादर का नेम सेपरेट लिखा होता है और अपना जो सेल्फ नेम होता है सेपरेट है, जबकि पासपोर्ट जब बनाएगा वहीं पर अपने नेम के साथ ही फादर नेम भी लिख देगा। सो नेम के अंदर डिफरेंस आ गया, स्पेलिंग का डिफरेंस आ गया। फिर जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, ये जो सबमिट करता है, वो रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली पढ़ता नहीं है। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हमें एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए सिर्फ, और वो अपनी डिग्री भी अपलोड कर देता है। एरर हो गया। सबसे पहले तो ये आपको चेक करना है कि अपने जो उन्होंने मांगा है स्पेसिफिक वही आपने देना है। नंबर 1 ये रखना है। दूसरा ये आपने देखना है कि जो आपने अगर ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने इटली में स्टडी वीज़ा अप्लाई किया, इटालियन गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ट्रांसलेट होने चाहिए इटालियन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, और वो ट्रांसलेशंस आपकी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, नंबर 1। और फिर अगर कोई आपको अटेस्टेशन गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड थी, मोफा से फॉर एग्जांपल या HEC से, आपने अटेस्टेशन नहीं करवाई, आपने सबमिट कर दिए, तो ये दूसरा
आपका एरर हो गया। तीसरा ये है कि जो फाइनेंशियल प्रूफ आपने देना है और वो अगर उसका एविडेंस कंप्लीट नहीं है, फाइनेंशियल प्रूफ से मुराद ये है कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं वहाँ पर एजुकेशन के लिए, लिविंग एक्सपेंस है, फूड का है, अकोमोडेशन का है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सके कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। आपने बता तो दिया कि मेरे पास 7 मिलियन है या 8 मिलियन है, लेकिन उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अकाउंट्स की, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। थर्ड में फोर्थ ये फिर आपने जो SOP सबमिट करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपके आने की वजह वहाँ पर क्या है, क्यों आना चाहते हैं, इस कंट्री का इंतखाब आपने क्यों किया है, आप उसको अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपने कॉपी पेस्ट करके भेज दिया है, ये चौथा आपका एरर आ सकता है। फिफ्थ आपका ये एरर आ सकता है कि जो आपने उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप सबमिट करें, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, वो अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, ये आपका एरर आ सकता है। छठा आपका ये एरर आ सकता है कि जो वीज़ा की गाइडलाइंस होती हैं, वीज़ा की अपनी गाइडलाइंस होती हैं कि आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, उससे पहले क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के आपने इंटेंट बताना होता है कि आप आना क्यों चाहते हैं, और फिर अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप अपने होम कंट्री वापस जा सकेंगे। अगर आप उसको एक्सप्लेन या प्रूव नहीं कर सके, ये आपके पास एरर आ सकता है। तो ये तमाम तर रीज़न्स होती हैं। फिर हम लास्ट जो आपने बात की कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, हो सकता है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट PT के अंदर 90 में से 60 मार्क्स अचीव किए हों, लेकिन जिस एप्लीकेशंस के लिए आपने अपने सबमिशन किए डॉक्यूमेंट्स की, वहाँ पर 65 रिक्वायर्ड हो, आपके तो 60 हैं। आप अपने आप को पास समझते हो तो पास फेल नहीं देखना, हमने रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि इंस्टीट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसकी वजह से भी आपकी रिजेक्शन अच्छा, मेरे इसी के बीच में 2-3 सवाल जो हैं वो आपने करने। पहले तो हमारा जो ID कार्ड है वो उर्दू में हुआ करता था, अब जो है वो मिक्स आने लग गया है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, तो क्या उसकी वजह से भी हमें वीज़ा में कोई इश्यूज़ होते थे या हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होती थी? येस और नो में आपने बताया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं डिफरेंस ये बता देता हूँ कि वो डिफरेंस आता कहाँ पर है। आपका ID कार्ड है, उसमें आपने लिखा है मोहम्मद जावाद और फादर का नाम है फॉर एग्जांपल मोहम्मद जावेद है, ये समझ आ गई। जो आपका पासपोर्ट बना हुआ है वहाँ पर मोहम्मद जवाद जावेद लिख दिया आपने, फादर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो फर्स्ट नेम है उसी के साथ आपने फादर का भी लिख दिया, यानी कि जो आपका लास्ट नेम है उसके अंदर लाइक पॉइंट आ जाएगा, ये डॉट आ जाएगा, तो ये डिफरेंस भी यहाँ पर आ गया। अच्छा, जो ख़वातीन शादी के बाद अपना नाम बदल लेती हैं उनके भी डॉक्यूमेंटेशंस में जो है वो डिफरेंट हो जाता है ना, बिकॉज जो आपकी मैट्रिक की सनद है या जो आपकी FSC की सर्टिफिकेशंस होते हैं उसके अंदर तो आपका फादर नेम लिखा हुआ होगा, मेंशन होगा, और फिर जो आपका ID कार्ड बन रहा है या जो आपका पासपोर्ट बन रहा है उसके अंदर आप हस्बैंड का नाम जो है वो मेंशन करेंगे, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपका रिजेक्शन आ जाए। जी डेफिनेटली, ये क्योंकि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपके जो आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है ये मिसमैच हो जाता है। मिसमैच, और उनके यहाँ तो ये नाम बदलने का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो वो उसको शायद अगर बदल ही रहे हैं तो आप उसको प्रूव कर सके ना, ये उसके अंदर कंसिस्टेंसी तो रहे आपके डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा, उसके अंदर फिर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और हेल्थ के बारे में आपने जो कहा, ये मुझे कुछ ऐसा पहले ही किसी ने बताया, मेरी जब बेटी हुई, कि उसका जो आपने हेल्थ चार्ट है और जो वैक्सीन चार्ट है वो आपने संभाल के रखना है, वो आगे जाके अगर उसने कहीं बाहर जाना हुआ तो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीनेशंस के बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलता। तो क्या इस चीज़ की वजह से भी अगर आपने वैक्सीन्स पूरी ना लगवाई हुई हों या आपकी वैक्सीन्स का आपके पास रिकॉर्ड ना हो तो उसकी वजह से भी वहाँ से कोई इशू आ सकता है, या वो कहें कि आप लगवा के फिर दोबारा अपना भेजें सारा जो आपका डाटा है, कि हमें पता हो कि आप हर चीज़ से वैक्सीनेटेड हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है? डिपेंड करता है कि कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की बेसिकली। जैसे कि UK में आप अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं जी TB टेस्ट आपका होना चाहिए, वो TB टेस्ट के अलावा किसी और टेस्ट की बात ही नहीं करते। हो सकता है आप किसी और कंट्री में अप्लाई करें, US में मिसाल के तौर पे, वहाँ पे वो वैक्सीनेशन वाली बात कर लें, तो आपको अप्लाई करते हुए देखना पड़ेगा कि जो वीज़ा अथॉरिटी है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देन आप बाकी जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, कंट्री ये कहता है जब भी आप आएँ तो हेल्थ इंश्योरेंस पहले अप्लाई करें, सिक्योर करें, फिर हमारे कंट्री में आके आप स्टडी कर सकते हैं। उसकी क्या रीज़न है जाबिर? ताकि स्टूडेंट जो है वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं मीट कर सके ना अपने हेल्थ के लिए। इसको IHS बोलते हैं, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, UK के लिए खास तौर पे। तो वो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है कि इतनी अमाउंट आपके पास इंश्योरेंस के लिए होनी चाहिए हेल्थ को, ताकि खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला हो जाए तो आपको वहाँ पे जो है सर्वाइवल कर सके। अच्छा, मुझे बताएं कि जब भी यहाँ से बच्चे अप्लाई करते हैं, अब उन्हें ये तो पता है कि हमने बाहर जाना है, ये भी पता लग गया है कि फ़लाँ कंट्री में हमने जाना है, लेकिन 4-5 उनके ना वो होते हैं कि अच्छा इसमें चले जाएंगे, इसमें ना मिला तो इसमें चले जाएंगे, इसमें ना मिला तो इसमें चले जाएंगे, लेकिन वो फिर चेंज होते रहते हैं उनके। वो चेंज होने की क्या रीज़न्स हैं? क्योंकि मैंने एक ऐसा केस भी देखा है जिन्होंने इस बिना पे वीज़ा रिजेक्ट कर दिया उस यूनिवर्सिटी का, कि उन्होंने कहा कि आपने जो है वो
बहुत डिफरेंट जगहों पे अप्लाई किया है और हर जगह से रिजेक्शन के बाद अब आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे भी कोई रीजंस होते हैं कि आप पहले सही इंस्टीट्यूट का क्योंकि इंतखाब नहीं कर पाते, वहाँ से रिजेक्शन की वजह से वो एक रिजेक्शन का जो स्टैम्प लग जाता है उसकी वजह से फिर दोबारा प्रोसेसिंग में आपको मुश्किल होती है? मैंने पहले जैसे बताया कि एसओपी क्लियर नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप बता ही नहीं रहे कि आपके आने की वजह क्या है, वो कॉपी पेस्ट की हुई है एक स्टेटमेंट आपकी अपनी या चैट जीपीटी से उठा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट यही है कि आपकी अपनी जो इंटेंट है वो बड़ी टेम्परेरी कंसर्न्स होते हैं, उसमें आप बता ही नहीं पाते कि मैं क्यों आ रहा हूँ, मैंने इस कोर्स का इंतखाब क्यों किया। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपकी कोर्स सिलेक्शन जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, आपके जो पास एकेडेमिया का रिकॉर्ड है उनके साथ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैंने मार्केटिंग में डिग्री की है कंप्लीट और अब मैं फाइनेंस में अप्लाई कर रहा हूँ तो एक डिफरेंस आ गया, उस डिफरेंस को मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैंने फाइनेंस का एक्सपीरियंस मेरे पास है और इस एक्सपीरियंस लेटर को मैं वहाँ पर डिफाइन या पेश ही नहीं कर सका कि मेरा गैप है स्टडी का, प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगा। तो ये भी मतलब पॉइंट्स को माइंड में आपने रखना होता है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी वीज़ा रिजेक्शन होती है। फिर स्टूडेंट देखें जिस भी कंट्री में अप्लाई करता है तो उसको ये देखना चाहिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो पढ़ के पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, एक कैटेगरी वो है। दूसरी कैटेगरी वो है वो जो वहाँ पर सेटल होना चाह रहा है लेकिन वो मुल्क सेटलमेंट देता नहीं है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद सोचते हैं ओहो सेटलमेंट तो है नहीं, अब किसी और कंट्री में अप्लाई करते हैं। वो जो आप बात करें कंट्री चेंज करते रहते हैं, तो उन्होंने पहले अपनी प्रोफाइलिंग जब स्टूडेंट की होती है उसमें ये बात नहीं देखते कि इसके आउटकम्स या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं किसी भी कंट्री के। अगर आपको क्लियर पाथवे पता हो कि स्टडी वीज़ा के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहाँ पे मिलता है जिसको PSW कहते हैं, वो PSW के बाद स्पॉन्सरशिप जॉब की कहाँ पर मिलती है, टेम्परेरी रेजिडेंसी कहाँ पर मिल सकती है, परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप कहाँ पर मिल सकती है, ये आप कंप्लीट वर्क करेंगे फिर आपको प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिससे मुझे भी हेल्प मिल रही है। अगर मुझसे कोई पूछ ले बाद में कि भाई क्या किस तरह से अप्लाई करना होता है तो मुझे भी हेल्प मिल रही है और यकीनन आप लोगों को भी मिल रही होगी। कॉल करके आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। जाबिर से बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसके हवाले से जानकारी हासिल करना उन लोगों के लिए जिन्होंने बाहर जाने के लिए अप्लाई करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कॉल करके, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितने सवाल मेरे माइंड में आए मैं पूछ सकूँ, लेकिन आप लोग कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। अच्छा जाबिर, मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको ऑप्शंस दूँ कि 1 2 3 4, आपने ऑप्शन वाइज बताना है कि कौन से ममालिक जो हैं वो सबसे बेस्ट है अप्लाई करने के लिए। उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डिग्री भी नहीं होनी चाहिए बिकॉज़ पाकिस्तान में हर किसी के औसतन 3 से 4 बच्चे हैं। अगर एक ही बच्चे को अपनी सारी चीज़ें बेच बाच के भेज देंगे तो बाकियों के साथ जो है वो ज़्यादती होगी। तो आपने ऐसा मुल्क बताना है जहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस भी ना हो, पढ़ाई अच्छी हो, उसके बाद वो अगर सेटल होना चाहे या वहाँ पे जॉब करना चाहे तो उसके लिए मौके वहाँ पे मौजूद हों। तो इन हवाले से आप 4 कंट्रीज़ जो हैं टॉप कौन कौन सी बताएंगे मुझे? हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जब भी आप अप्लाई करेंगे इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं और दूसरे गवर्नमेंट के आते हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जिसको हम बोलते हैं। प्राइवेट में वो जाएगा जो अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, जो अफोर्ड कर सकता है वो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर ले, वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी सिटीजनशिप के ऑप्शंस भी हैं, PSW मिल जाता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। ठीक है, UK में अप्लाई कर ले, कनाडा में अप्लाई कर ले, अच्छे ऑप्शंस हैं उनके पास। फ्रांस में अप्लाई कर सकता है अगर आपके पास फ़ी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास फाइनेंस का मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन कंट्रीज में किसी UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस आपने बताया। अगर आपके पास पैसों का इशू नहीं है तो आप इन कंट्रीज में अगर आपको सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना है तो। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सेल्फ फाइनेंस पे नहीं जाना चाहते और वो समझते हैं कि हमें स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहिए जहाँ पर पार्सल स्कॉलरशिप मिल जाए या फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हो जहाँ पर हमें लिविंग स्टाइपेंड भी मिल सके। उनके लिए 6 to 7 डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम UK की बात करें तो UK की जो गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है और उनकी जो फ्लैगशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसको चीवनिंग स्कॉलरशिप्स कहते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर
नंबर 1 अगर यूके में आप जाना चाहते हैं। अगर आप यूएसए में जाना चाहते हैं तो उनकी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स आती हैं। यूएसईएफपी इदारा है, यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान, आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप वो कर सकते हैं। नंबर 4 अगर आप जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो दाद स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 अगर आपको फ्रांस में अप्लाई करना है तो इसकी कैंपस फ्रांस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स की। नंबर 6 अगर आप यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं तो इसके लिए फिर एरास्मस मंडस के थ्रू आप स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी यूरोपीय कंट्री के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। कंट्रीज़ आपने मोरलेस वही बताए हैं, लेकिन आपने ये बताया कि वहाँ पे अगर आप प्राइवेट करना चाहें तो फिर तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू करेंगे या स्कॉलरशिप के थ्रू करेंगे तो वो सारे प्रोग्राम्स भी आपने मुझे बता दिए। लेकिन मुझे अब ये बताएं कि जो स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए भी लोगों को नहीं पता कि कैसे किया जा सकता है, हो सकता है वो एलिजिबल भी हो लेकिन उसको ये पता ही नहीं है, चैनल ही नहीं पता, कैसे यहाँ पे अब आपका काम आता है, आप जैसे लोगों का काम आता है कि आप उनको सही तरह गाइड करें। लेकिन फिर वहाँ पे ये मसला भी आ जाता है कि आप तक कैसे पहुँचा जाए, एक सही कंसल्टेंट तक कैसे पहुँचा जाए जो उन्हें सही तरह गाइड करे कि आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज जो कंसल्टेंट के एड्स आते हैं वो बहुत सारे ऐसे होते हैं, टेम्पटिंग होते हैं, आप आए हमारे पास 10 लाख में हम आपको यहाँ भिजवा देंगे वहाँ भिजवा देंगे, तो लोग जो है वो कम पैसे सुन के चले जाते हैं कि अच्छा चलो इनके थ्रू ही हो जाए। कैसे कंसल्टेंट का इंतखाब करना है ताकि वो आपको सही मशवरा दें? ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि किसी वैलिड और एक्रीडेटेड कंसल्टेंट तक पहुंचा कैसा जाए। इसके कुछ चेक्स हैं अपने, अगर आप माइंड में रखें और इन माइंड में चेक्स को रखते हुए किसी कंसल्टेंट का इंतखाब करें। सबसे पहले तो आपने ये देखना है जिस कंसल्टेंट के पास आप जा रहे हैं वो आपके साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। बहुत सारे कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते जिसके अंदर जो चेकलिस्ट होती है डॉक्यूमेंटेशन की वो मेंशन नहीं होती, टाइमलाइन भी उसके अंदर मेंशन नहीं होती और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको भी मेंशन नहीं किया जाता और फिर इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो भी मेंशन नहीं होते। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे कंसल्टेंट का इंतखाब करना है जो आपके साथ डॉक्यूमेंट एक साइन करे, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जिसमें दोनों पार्टीज़ का पता हो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। नंबर 1 एक तो आपने ये माइंड में रखना है। नंबर 2 ऐसे कंसल्टेंट का इंतखाब करना है जो किसी गारंटी 100% अप्रूवल की बात ना करे। याद रखें अगर स्टडी वीज़ा है या इमिग्रेशन का वीज़ा है तो वो जो गवर्नमेंट है, जो प्रोफेशनल बॉडी है, वो फैसला करती है कि आपको वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं करना। कंसल्टेंट का इसके अंदर कोई काम नहीं है, अमल रसूख या आप समझें कि नहीं होता। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी डन बेस, गारंटी बेस, हम 100% करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा भी कोई कहता है तो वो भी गलत है। नंबर 2। नंबर 3 जो भी कंसल्टेंट आपको सर्विसेज दे रहा है आप देखें कि उसकी जो डिलीवरी है उन सर्विसेज की, उसका पाथवे क्या हो सकता है। कि बहुत सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है वो सिर्फ कंसल्टेंट को ही पता होता है, कैंडिडेट को पता ही नहीं है कि मेरा प्रोसेस इस वक्त किस स्टेज के ऊपर चल रहा है। तो उस सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो भी आपके इल्म में होनी चाहिए। फिर आपको ये भी माइंड में रखना है जो कंसल्टेंट है उसकी क्या रजिस्ट्रेशन है किसी बॉडी के साथ जहाँ पर वो आपके लिए सर्विसेज को कंप्लीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक कंसल्टेंट है और वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का काम करता है तो उनकी जो बॉडी है उमारा है उसके साथ वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर एक कनाडा का वर्क कर रहा है इमिग्रेशन के लिए तो उनकी रजिस्ट्रेशन IRCC के साथ होनी चाहिए। यूके का अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसकी IAA के साथ होनी चाहिए। अगर कोई IELTS की सर्विसेज दे रहा है वो ब्रिटिश काउंसिल का पार्टनर होना चाहिए या कैम्ब्रिज का। अगर कोई PTE की सर्विसेज दे रहा है वो पियर्सन एजुकेशन का पार्टनर होना चाहिए। तो उन इदारों की एफिलिएशन भी देखें कि है या नहीं है। फिर आप ये भी देखें कि वो इदारा फिजिकली कहीं एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। ऑन साइट बहुत सारी आप समझें कि रिमोट सर्विसेज चल रही होती हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता है। अगर हम ऑन ग्राउंड जाते हैं तो कोई ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता है। ये अगर 4-5 पॉइंट्स को सामने रखते हुए किसी कंसल्टेंट का आप इंतखाब करते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा बेहतर कंसल्टेंट की तरफ जा सकते हैं। कौन कौन सी डिग्रीज किस किस ममालिक में मौजूद हैं और वहाँ पर आपको जो है वो हाथों हाथ लिया जा सकता है। ऐसा ना हो कि आपने कोई और डिग्री की हुई हो और आप उसके लिए अप्लाई करें और वहाँ पर उस चीज़ की डिमांड जो है वो मौजूद ही ना हो। इस हवाले से हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से कन्वर्सेशन को जो है वो आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक टू द शो। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले डिग्री के इंतखाब के हवाले से पूछा था कि हो सकता है जो डिग्री आप करना चाहते हो वो उस मुल्क के लिए अनफिट हो या उस मुल्क में उस डिग्री की डिमांड ही ना हो, इसलिए भी आपको जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जाबिर वाकई ऐसे होते हैं कि यहाँ पे जैसे आपने कहा कि प्रायर जो आपकी एजुकेशन है उसका आगे कोई लिंक भी होना चाहिए, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। वो कहते हैं हमने यही किया, अब हमने आगे जाके भी यही करना है। तो उस मुल्क में हो सकता है उस डिग्री की रिक्वायरमेंट ही उस तरह से ना हो। पाकिस्तान की तरह तो हर जगह पे काम नहीं होता ना कि लिए जो एडमिशन्स और फिर बाद में जब ये निकलेंगे बन के तो फिर देखेंगे कि इनको कहाँ फ़िट करना है और कहीं भी फ़िट कर देंगे, कहीं भी घुसा देंगे। वहाँ पे इस तरह से काम नहीं होता। तो इस वजह से भी क्या रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है वीज़ा पॉलिसी में? अच्छा, एक तो ये कि जैसे आपने पाकिस्तान की एग्जांपल दी, यहाँ पे ट्रेंड चलता है एमबीए करना स्टार्ट हुए हैं तो सब एमबीए करना शुरू कर देंगे। अगर डिप्लोमा कोई करना स्टार्ट हुआ है, डिप्लोमे का ट्रेंड है तो सब डिप्लोमे पे लग जाएंगे। बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं है, वहाँ पर ये ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया जाता। वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं कि नीड सोसाइटी में किसकी है। जैसे कि अगर लेटेस्ट हम ट्रेंड की बात करें या नीट की बात करें तो एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर बहुत वर्क हो रहा है, डिमांड हो रही है। तो इस वक्त एआई अगर टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन लेते हैं किसी सब्जेक्ट में तो उसकी डिमांड है किसी भी कंट्री के अंदर। आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं, यूके में करते हैं, कनाडा में अप्लाई करते हैं। जबकि इससे पहले जो ट्रेंड चल रहा था कि आप मैनेजमेंट साइंसेस के कोर्सेज में अप्लाई करें, फाइनेंस में आपने कर लिया, मार्केटिंग में कर लिया, अकाउंट्स में कर लिया, यही ट्रेंड, बीबीए करें, एमबीए करें वहीं बाहर जाके। लेकिन अब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो ऑलरेडी स्टूडेंट जा चुके हैं, वो कहते हैं कि हमारे कंट्री में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अब ये कचरा कोर्सेज समझे जाते हैं। तो फिर डिमांड किसकी है? एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज की है, डेटा साइंस की है, नर्सिंग की है, टेक कोर्सेज की है और जो इंजीनियरिंग से रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी है। अगर आप इनमें अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर स्कोप है। ख़ास तौर पर जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मैंने नर्सिंग की बात की है, इनकी बहुत डिमांड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बल्कि वहाँ पर तो इनको इमिग्रेशन ऑफ़र की जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी के आपके पास बड़े अच्छे वाइटल चांसेस है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको कन्वेंशनल कोर्सेज से चीज़ों को यहाँ पे पाकिस्तान में बिल्कुल अहमियत हासिल नहीं है। वही मैंने शुरू में कहा था कि स्किल वर्क जो है ना उसकी दुनिया में बहुत अहमियत है, हालांकि पाकिस्तान में उसको इतना बेहतर नहीं समझा जाता। अच्छा जाबिर, जो 2-3 चीज़ें जिनके हवाले से मुझे थोड़ा कंसर्न है वो ये है कि कुछ लोग, अब हमने पढ़ाई की तो काफ़ी बात कर ली, अब हम आ जाते हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं की हुई और फिर हम उनकी करेंगे जो पढ़ाई कंप्लीट करके अब जाना चाहते हैं। तो ये 2 मेरे अब होंगे आपसे सवाल। एक उन लोगों के हवाले से जिन्होंने पढ़ाई नहीं की हुई लेकिन स्किल्स सीखे हुए हैं, अब वो बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि स्किल्ड वर्कर की इतनी आमदनी नहीं है, वो अपने ख़ानदान को अपलिफ्ट नहीं कर सकता, उसके लिए एक मजबूरी बन गई है बाहर जाना। कौन कौन से उनको कोर्सेज करने ज़रूरी हैं या किस तरह से वो अप्लाई करें, क्योंकि काम करना उनको आता है और उनसे बेहतरीन काम शायद कोई नहीं कर सकता। जिस तरह से अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से देखें तो जो यहाँ पे वर्कशॉप्स पे लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, लेकिन बाहर कैसे अप्लाई कर सकते हैं उनके हवाले से बताएं। या यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके कोर्सेज़ करने उनके लिए ज़रूरी हैं ताकि वो कोर्सेज़ करके वो भी बाहर अप्लाई करें तो उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। 2 तरह की कैटेगरीज हैं, एक अनस्किल्ड वर्कर वीज़ा और दूसरा आता है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अनस्किल्ड वर्कर वीज़ा वो है जिसमें आपने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल एक बार्बर है, काम तो उसको आता है जी, सर्टिफिकेशन नहीं है। एक मैसन है या मज़दूर है, मज़दूरी करनी आती है, या प्लम्बर है लेकिन कोई सर्टिफिकेशन नहीं है और कोई एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं है। तो सबसे पहले जैसे नेफ्टेक डिफरेंट कोर्सेज करवाता है, वहाँ से आप सर्टिफिकेशन पाकिस्तान से कंप्लीट कर लें और आप एक्सपीरियंस को प्रेजेंट कर सकें। इन कंट्रीज़ में जब भी आप अप्लाई करेंगे, यूरोपियन या इंग्लिश कंट्रीज़ में, इनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। सिर्फ ये आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मुझे ऑन बोर्ड लिया जाए। हाँ, गल्फ़ के अंदर आप सऊदीया में, दुबई में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ की डिफरेंट होती है। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी रुकावट है, वो अनस्किल्ड वर्कर क्लियर नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है आपको पता है कम्युनिकेशन की, वो है ही इंग्लिश। तो फंक्शनल इंग्लिश आनी चाहिए और हमारी जो लेबर क्लास है वो फंक्शनल इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो सबसे बड़ी रुकावट ये है कि आप सिर्फ पीटीई का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूटिलाइज नहीं होता बल्कि तमाम वीज़ा कैटेगरीज़ के लिए वैलिड होता है। तो सबसे पहली जो रुकावट है वो ये है, अगर ये रुकावट क्लियर हो जाती है तो मेरा ख्याल है काफ़ी लोग इसके हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मिल जाएगा हमारे साथ है।
वेलकम बैक टू द शो। जाबिर हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो हमने उनसे पूछने हैं। जाबिर, मुझे बताएं कि जो लोग यहाँ पे तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, डॉक्टर्स बन चुके हैं, इंजीनियर्स बन चुके हैं, अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ, या वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए या अपनी जो अमाउंट वो कमाते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन से मौक़े हैं? डॉक्टर्स का तो हमें पता है कि डॉक्टर्स को दुनिया भर जो है वो हाथों हाथ लेना चाहती है, इसीलिए ब्रेन यहाँ से इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो बहुत जल्दी चले जाते हैं, वो अप्लाई करते हैं, उनको बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर मिल जाता है। लेकिन कौन कौन सी जगह हैं जहाँ अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिलीज़ को भी बुला सकते हैं? बिकॉज इस एज ब्रैकेट में जो लोग होते हैं ना, फिर वो या तो बिल्कुल न्यूली मैरिड होते हैं या एक छोटा बच्चा होता है, 2 छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको छोड़ के बहुत सालों के लिए चले जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वो चाहते हैं कि हम जाएं, 1-2 साल चलो मुश्किल के गुजारने भी पड़े तो गुजार लें, लेकिन फ़ौरन से हमारी फैमिली जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और वो भी वहाँ पे आ जाए। तो ऐसे कौन से ममालिक हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं जो पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं? आप प्रोफेशनल क्लास की बात कर रही हैं जिसका हवाला आपने डॉक्टर्स ने भी दिया। अच्छा, डॉक्टर भी अप्लाई करेगा तो उसका भी क्राइटेरिया है, मतलब ठीक है आप डॉक्टर्स हैं, आपके पास एक अच्छी डिग्री है, लेकिन एलिजिबिलिटी फिर भी आपको मीट करनी पड़ेगी, आप अप्लाई करेंगे। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ऐसे दोनों ममालिक हैं जो दुनिया भर में इमिग्रेशन ऑफ़र करते हैं। इमिग्रेशन के अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, वर्क वीज़ा आता है, परमानेंट रेजिडेंसी आती है, फैमिली सेटलमेंट आती है, सिटीज़नशिप आती है, टेम्परेरी रेजिडेंसी आती है और फैमिली इमिग्रेशन आती है जिसकी आप बात कर रही हैं। इनके 4 मेजर फैक्टर्स हैं, अगर कोई भी इन फैक्टर्स को मीट करता है तो वो एलिजिबल है। ज़ाहिर है उसके बाद एवेलुएशन और मेरिट पे तो फैसला हो गई, लेकिन एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। अगर किसी की क्वालिफ़िकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन है, होनी चाहिए, इससे कम एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अगर पीएचडी कर लेते हैं तो इसका आपको वेटेज और मिल जाती है, लेकिन मिनिमम ग्रेजुएशन नंबर 1 क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं। ठीक है। नंबर 2, आपके पास एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड का मिनिमम 3 इयर्स का होना मैंडेटरी है, ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। थर्ड रिक्वायरमेंट एज फैक्टर आता है, जो एक आइडियल एज समझी जाती है इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए, वो 25 से लेके 34 तक है, ये ब्रैकेट है आइडियल एज। 25 से लेके 34 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, बट 40 तक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है उनका, वो पॉइंट्स रिड्यूस कम हो जाते हैं और एलिजिबिलिटी में फिर इश्यूज आते हैं। आइडियल एज ये थर्ड हो गए। फोर्थ ये है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मीट होना ज़रूरी है और उसके लिए आपको प्रोफिशेंट होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप आइल्स दे रहे हैं तो आपका 8 बैंड होना ज़रूरी है, और अगर आप पीटीई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, तो आपका भी 8 बैंड यानी कि 90 में से 79 स्कोर्स प्लस होना ज़रूरी है। अगर आप 4 ये रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन के हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, जो आपने रिक्वायरमेंट की बात की है। फिर ये जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग होता है, तकरीबन 1 से 1.5 साल के दौरान टाइम होता है। फिर उनके राउंड्स होते हैं, यानी कि आप समझे कि कुरानदाजी होती है, पूल होता है, और उसमें फिर जो बेस्ट होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं और उनको इन्विटेशन आता है और वो अप्लाई कर रहे होते हैं। और इसके लिए कोई एडिशनल फ़ी नहीं होती सिवाय वीज़ा की फ़ी के, या अगर डॉक्यूमेंट आपने किसी एक्रीडेशन बॉडी से अटेस्ट करवाने हो या उसके लिए, बाकी कोई इसके ऊपर एक्सपेंस नहीं आता। और ये मुकम्मल साल ओपन रहती हैं इमिग्रेशन प्लान, कोई भी किसी भी कंट्री का नेशनल अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं होती। तो डॉक्टर्स भी अप्लाई करें, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, नर्सेस, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कमोबेश कितने अरसे में वो अपनी फैमिली को वहाँ जाकर अप्लाई करवा सकते हैं, और फिर उसके बाद कितने अरसे में उनकी फैमिली का वीज़ा भी आ जाता है? देखिए, अगर तो 2 ऑप्शन हैं। जब आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने उस वक्त फैसला करना है कि आप फैमिली समेत अप्लाई कर रहे हैं इमिग्रेशन, या आप इंडिविजुअल एप्लीकेंट हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे फैमिली लेके जानी है तो मुझे अप्लाई करते हुए फैमिली को ऐड करना होगा अपने उस प्रोग्राम के अंदर, साथ इकट्ठा प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। तो फिर जब इमिग्रेशन अवार्ड होती है या आपको परमानेंट रेजिडेंसी या टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है तो वो फैमिली इंक्लूड होती है, यानी कि आप इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि मिसाल के तौर पर अभी आपकी शादी नहीं हुई और या समझे अभी निकाह होना है या निकाह हो चुका है, रुखसती नहीं हुई, और आप इंडिविजुअल एप्लीकेंट है, आप अप्लाई अपने लिए फिर करेंगे, जब आप चले जाएं तो फिर आप ऐड कर लें अपनी फैमिली को इमिग्रेशन के अंदर। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है जब आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, बट रिक्वायरमेंट्स लेकिन जाबिर, इसमें एक और भी बहुत बड़ी तादाद उन खवातीन की है जिनके हस्बैंड्स बाहर के मुल्क में हैं, लेकिन उनको भी रेजिडेंसी नहीं मिली हुई, ग्रीन कार्ड या इस तरह की कोई चीज़ उनके पास मौजूद नहीं है जिसकी बेसिस पे वो अप्लाई कर सकें। फिर उनको क्या करना चाहिए? बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है वो हायर एजुकेशन
एजुकेशन के लिए अप्लाई कर देती हैं कि चलो भाई उस मुल्क में तो जाए ना, कुछ पढ़ भी लेंगे और फिर मियाँ के करीब भी होंगे। तो क्या ये चीज़ सही है कि वो भी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर लें या नहीं? ये सही नहीं है तरीक़ेकार। आपको अप्लाई जो है वो रेजिडेंसी के लिए ही करना चाहिए और फिर वहाँ जाके बेशक आप और पढ़ना शुरू करें। सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, जैसे आपने बताया कि स्पाउस बाहर, हस्बैंड बाहर है और बट वो अपने स्पाउस को बुला नहीं सकता। अब हमें ये देखना होगा कि स्पाउस जो वहाँ पर बैठा हुआ है वो खुद किस वीज़ा कैटेगरी में बैठा हुआ है। हो सकता है वो स्टडी वीज़ा के ऊपर गया हो तो स्टडी वीज़ा में आप फैमिली को नहीं बुला सकते। जी बिल्कुल। हो सकता है कि उसके पास PSW हो, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है और उस दौरान भी आप अपनी फैमिली को कॉल ना कर सकते हो, ये भी रीज़न हो सकती है। हो सकता है वो हो बाहरी लेकिन इलीगल हो। इलीगल से मुराद क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल स्टडी वीज़ा भी ख़त्म हो गया, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी ख़त्म हो गया, आगे आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी नहीं मिली तो आप लेकिन हैं वहीं पे लेकिन इलीगल वर्क करें तो इलीगल में भी आप नहीं बुला सकते। तो आपने देखना है कि आप वहाँ पर किस रूट के ऊपर अवेलेबल हैं, मतलब वहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट होल्डर हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने स्पाउस को कॉल कर सकें। दूसरा ऑप्शन वही आप वाली बात है कि अगर कोई भी आपके पास पाथवे नहीं बचा तो फिर ऑब्वियसली आप मास्टर के लिए करना है, अगर आप अप्लाई करेंगे स्टडी वीज़ा के लिए या PhD के लिए करेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब भी किचन में हमारा इंतजार कर रही है, उनकी तरफ चलेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक लास्ट चीज़ जो है वो जाबिर से हम पूछते हैं और उसके बाद जो है हमने ज़ैनब की तरफ जाना है। जाबिर, अभी तक हमने आपकी कंसल्टेंसी फ़र्म की कोई बात नहीं की थी, ना ही हमने नाम पूछा है। अगर कोई लड़का लड़की आपसे रब्ता करना चाहे बाहर जाने के लिए, किस तरह कर सकता है? फेसबुक पे करे, कोई वेबसाइट है, कोई नंबर है? आपने सारी तफसील अभी बतानी है, उसके बाद फिर हम ज़ैनब की तरफ चलेंगे। बहुत शुक्रिया, मैं इसमें गाइड कर देता हूँ। PTE पाकिस्तान की डिफरेंट सर्विसेज है जो क्रॉस पाकिस्तान डिलीवर करता है। एक तो मैंने स्टार्ट में बात की कि किसी भी कंसल्टेंसी इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी चेक करनी हो तो तरीकाकार क्या होता है। एक तो PTE पाकिस्तान पियर्सन का सर्टिफाइड पार्टनर है पाकिस्तान के अंदर, जो कि अवार्डिंग बॉडी है, वर्ल्ड वाइड एग्जाम कंडक्ट करती है। सेकंड, PTE पाकिस्तान जो ISO सर्टिफाइड कंपनी है, पाकिस्तान की पायनियर। ISO सर्टिफाइड वो कंपनी होती है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उसको मीट करते हुए तमाम तरह सर्विसेज डिलीवर कर रहा होता है। ये तुम्हारी होगी एक्रेडिटेशन। पाकिस्तान में सिंस 2019 से वर्क कर रहे हैं। अब जो सर्विसेज हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान में आपने कहीं भी PTE का एग्ज़ाम देना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन हमारा इदारा प्रोसीड करते हैं। आप इस्लामाबाद में टेस्ट देना चाहते हैं, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, आपका एग्ज़ाम बुक करेंगे, PTE का असिस्टेंस हम आपको देंगे। सेकंड ये है कि आपको PTE की अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑन साइट भी कर सकते हैं। यानी कि वर्ल्ड वाइड आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, आप UK में मौजूद हैं तो आप प्रिपरेशन वहाँ पर कर सकते हैं, हम आपको सर्विसेज देते हैं। थर्ड ये कि हम मॉक एग्जाम की सर्विसेज देते हैं कि बिफोर टेकिंग द फाइनल एग्जाम सो वी कैन असेस और जज द स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स के वेदर दे आर रेडी टू टेक द फाइनल टेस्ट और नॉट। हम एक ये भी कर सकते हैं। लास्ट हम वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं कि जो लोग स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके केसेस को प्रोसीड करना, एडमिशन सिक्योर करना और वीज़ा लॉजमेंट का करना। आपको कोई भी सर्विसेज अवेल करनी हो तो PTEpakistan.com विजिट कर लें वेबसाइट पे, और वहाँ पर पोर्टफोलियो भी मौजूद है और तमाम तरह सर्विसेज के लोग को बेहतरीन तरीके से आपने जो है वो समझाया। आए हम अब ज़ैनब की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया। आ जाए आप भी हमारे साथ। हमारे साथ जी नादिया भी है। ओह थैंक यू सो मच। अस्सलाम अलैकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो नादिया? आप करिए। मैं जिंदा नहीं हूँ बस। क्यों? ये किधर से फोन किया है फिर तुमने? कहाँ चले गई थी आप मुझे छोड़ के? हम तो यहीं थे, कहीं भी नहीं गए हम। अच्छा, तो कॉल पे बात नहीं थी और कितनी देर हो गई? हाँ, काफी दिन हो गए कॉल पे बात नहीं हुई। वो असल में हमारा जो कॉलिंग का सिस्टम था ना वो थोड़ा डाउन हुआ था तो इस वजह से हम बात नहीं कर सके। आज हो गई ना बात, अब सही हो गया। अब रोज कर लेना तुम कॉल। गिले से मैं ढेर सारी है आपकी तरफ। मैं क्या बताऊँ? वली भाई ठीक है? आपकी फैमिली ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला ठीक रखे। तो जो आवाज नहीं आ रही भाई की? वो आए भी नहीं है इसलिए आवाज नहीं आ रही। छोड़ो उनको, तुम बताओ भाभी कैसी हैं? कौन सी भाभी? जितनी भी है। माशाल्लाह वो आ गई है छोटी भाभी आसिया। हाँ 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 हाँ, वो माशाल्लाह आ गई है। चलो मुबारक हो। कल आई है। चलो शुक्र है। ईद के बाद अब कल आई है?
हाँ वो भाई चले गए थे ना, तो भाभी भी चली गई थी मेके, तो फिर कल आ फुल गया। टाइम ये ऐसी है। क्या बात है, क्या बात है, सही हो रहा है सब कुछ, यहाँ पे सेट हो रहा है। खदीजा का सुनाए? बिल्कुल ठीक है खदीजा, मजे में है। आपकी मैं रोज ना मोबाइल पे देख रही हूँ, ये शो ना टीवी पे नहीं आ रहा। तो अब टीवी पे क्यों नहीं आ रहा, केबल पे नहीं आ रहा तुम्हारा? नहीं वो पता नहीं चैनल बंद कर दिया, 1-2 दिन आया था। तो केबल वाले को फोन करो ना। बात तो फिर मैं उदास हो गई ना, आपके बगैर मैं क्या बताऊं, हम मेरा भी जीना मुश्किल हो गया। बस अब मैं आ गई हूँ तुम्हारा जीना आसान करने के लिए। वैसे तुमने सिर्फ आज ही के दिन मुझसे बात की है, कल से तुम मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करोगी, मुझे पता है। ये नहीं हो सकता, पहले बहन भाई बदल जाती है, बहन नहीं बदलती। अच्छा आपकी बात तो सुनी मेरी, हाँ मैंने सुनाओ आपसे एक सुनाओ। बात करनी हाँ थी। सुनाओ सुनाओ। मैंने ब्रेक में बात करनी थी, अभी ऐसे नहीं करनी। ऐसी कौन सी खुफिया बात है तुमने ब्रेक में करनी है, सबके सामने नहीं हो सकती। नहीं होती है, कुछ प्राइवेसी भी होती है ना, सबको पता चल जाएगा। आपने कल आ रहा है मेरे साथ बात करनी है। अच्छा ठीक है, कल कल टाइम से ब्रेक कॉल में करना। कर लूंगी। हाँ। टाइम से करना ना, टाइम से तुम कॉल बिल्कुल करना। एंड में जब होने लगा होता है ना तब करती हो। शाहिद भाई को कोई भी हो गया ना, इधर उनको बता देना कि आज कॉल आएगी, मेरी बात करवा देना। ठीक है? शाहिद भाई नादिया की कॉल आए तो कल ब्रेक में मुझसे बात करवा दें, ठीक हो गया है नादिया? ठीक है ठीक ठीक है। है। मौसम कैसा है? मौसम तो अब गर्मी आ गई है, अब गर्मी बता रही है अपने आबत आपके साथ आई हुई है, बता रही तो है। सियालकोट में बड़ी आप ही गर्मी हो गई है बहुत ज्यादा। हाँ सियालकोट में भी हो जाती है, सियालकोट में तो हमसे पहले होती है, लेकिन अब यहाँ पे भी हो गई है। अच्छा जी। हाँ बहुत शुक्रिया भाई- नादिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी ज़ैनब आप आ जाए रेसिपी की तरफ। जी यहाँ पे जो मैक्रोनी है उसके लिए मैंने मैक्रोनी का 1 पैकेट लिया है, और सब्जियां जो है आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें शिमला मिर्च, गोभी और गाजर यूज़ की है, उसकी क्वांटिटी भी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा जो इसकी सॉस का मैंने बताया है वो आप बना के जो रखें, उसके अंदर ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच डालें, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच डालें, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, और चिली गार्लिक केचप मिलती है या सॉस, वो आप इसके अंदर 4 खाने के चम्मच डालें, तंदूरी मसाला 2 खाने के चम्मच और लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच। अच्छा अगर तो आपको मिर्चें ज़्यादा फील हों तो आप इसके अंदर जो है 3 से 4 टेबलस्पून दही भी डाल सकते हैं, और अगर मिर्चों की क्वांटिटी कम करना चाहें क्योंकि तंदूरी मसाला इसमें जा रहा है तो आप लाल मिर्च पाउडर को भी स्किप कर सकते हैं। और इसमें ही सबसे पहले यही है कि आप या बॉइल्ड चिकन भी यूज़ कर सकते हैं और कच्चा, दोनों के आप उसी वक्त बना लें। ऑयल डालें, वेजिटेबल्स ऐड करें, चिकन ऐड करें और सॉस डाल के उबली हुई मैक्रोनीज ऐड कर दें, तो बहुत झटपट सी ये मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। अच्छा ज़ैनब अगर ये सॉस को बना के रखना चाहें तो कितने अरसे के लिए रख सकते 3 से हैं? 4 दिन के लिए रख सकते हैं। 3 से 4 हाँ, सिरका डला हुआ है तो 3 से 4 दिन बड़े अच्छा। इजीली चल जाए। हाँ अगर आपने दही डाल दिया तो फिर खटास आ जाएगी इसमें, तो दही आप ना डालें, वो स्किप कर दें। ठीक है, सिर्फ सॉस बना के आप जो है अगर आपके घर पे कोई दावत वगैरह है तो पहले से रख सकते हैं पहले ताकि से उसी रख वक्त जो है वो सकते हैं। तैयार बिल्कुल, की जा सके। बिल्कुल इसी तरह अच्छा से। सॉस के अंदर सारी चीजें डाल के रख सकते हैं 3-4 दिन हाँ के लिए? सारी चीज़ें, और अच्छा। मतलब ये करें ना कि प्रोसीजर बनाने से पहले आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर दें, ताकि ठीक है। जब उसी वक्त ये होता है ना कि जब आपने चिकन भी डाली, वेजिटेबल्स भी हाँ। डाली, मैक्रोनी भी, तो जल्दी जल्दी आपको टॉस हाँ, करना पड़ता हाँ। है, उसी वक्त सॉस डाल दें तो वो मिक्स हुई में होंगी ना, तो फिर वो ज़्यादा टाइम भी नहीं ठीक लगेगा है, और ठीक है। जूसी जूसी मैक्रोनी बन जाएंगी। ठीक है। अच्छा मुझे जो है वो ये बताएं कि इसमें आपने जो है कोई भी वो ऑलिव्स या उस तरह की चीज़ नहीं डाली, वो भी डाल के रख सकते हैं क्योंकि उनसे ना मुझे लगता है कि अजीब सा कोई पानी पानी सा निकलता है अगर वो डाल के फ्रिज में रख दे बंदा। अच्छा उसमें ये है कि आपने एक तो ब्लैक ऑलिव्स यूज़ करने हैं, दूसरे वाले जो है वो उसमें यूज़ होते हैं, सैलेड में होते हैं, और उसका पानी बहुत अच्छे से रिमूव करके वॉश करना है। ठीक वो थोड़ा है। सा सॉल्टी होता है ना, वो वॉश करना है और ड्राई करके आप यूज़ करें तो उसका पानी नहीं निकलेगा और वो ख़राब नहीं होंगे। लेकिन ये ऐसी चीज़ है ना कि झटपट बनती है और झटपट खाई भी जाती है। हाँ। जाबिर आप खाना बनाना जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं जानता। मैंने एक दफ़ा तजुर्बा किया था चावल उबालने के लिए ना, तो वो उबले क्या कि वो सारे ढक्कन के साथ ना चिपक गए। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैंने वो ज़िंदगी इतना उबल उबल तजुर्बा ऐसा नहीं कर रहा कि एक नहीं दफ़ा करना। हाँ एक दफ़ा ना एग्स को बॉयल किया, वो फट गए दोनों। नहीं फिर मेरी मैं डाल बात सुने, ये तो आप वो हरकतें बता रहे हैं जो नई नवेली दुल्हन को कुछ बनाने को कह दो ना तो वो ऐसी हरकतें करती है ताकि दोबारा कोई उसको चीजें जाया करने के लिए ना कहे। बस मैंने यही कोशिश की थी कि शायद अपने पाँव पर खड़ा हो सकूं, कुछ सेल्फ कुकिंग की तरफ जाया जा सके, लेकिन उन 2 तजर्बात ने जो तलख थे ज़िंदगी में ऐसा आपने सबक कहा, दिया कि काम मैंने कहा नहीं, भूखा रहना ठीक है। बेहतर है अंडे फोड़ने से। चलो ये मेरे ख्याल से बाहर की जो चीज़ें हैं ना, होम डिलीवरी मेरे ख्याल से आप जैसे लोगों के लिए ईजाद हुई है कि भूखा आपको ना रहना पड़े, कुछ ना कुछ जो है वो बना ही लेंगे। भाभी क्या अच्छा बनाती हैं?
कॉन्टिनेंटल जितने हैं खाने उनको बहुत अच्छा, चाइनीज़, लेकिन मैं एक देसी बंदा हूँ तो ज़्यादातर देसी प्रेफर करता हूँ, लेकिन हर बंदे की अपनी चॉइस है, उसको इजाज़त है कि जो करना चाहे बनाना। बिल्कुल मुझे ठीक है। चावलों से एक बात याद आई, कल ना मेरे फ्रिज में इतना चावल का बोल पड़ा हुआ था कच्चे चावलों का, और मैंने सवाल किया कि किसने, फ्रिज में। अच्छा। तो मैंने सवाल किया कि ये कच्चे चावल किसने दिया, तो आयत राइस वाटर बना रही थी अपने बालों के लिए, तो मैंने कहा बेटा वो बॉइल्ड चावलों की जो पिच होती है वो नहीं, मैंने वीडियो देखी है, वो ऐसे है कि उन्होंने कच्चे चावल, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता, वो आपने बॉईल करना होता नहीं, लेकिन वाकई जो कच्चे जो चावलों की पिच होती है उससे बाल बड़े स्मूथ हो जाते हैं। आजकल उसको स्किन केयर का बहुत शौक चढ़ा है, वैसे कुछ स्किन पे भी लगाना चाहिए उसको, पिच को, क्योंकि वो जो वैसे ही यूज किया उसने मुझे यही कहा कि आप सही नहीं फिर उसने वो बालों को वॉश किया उसने, पहले मुझसे पूछती रही कंडीशनर है आपके पास, फलां चीज है फलां चीज है, मैंने कहा नहीं तो कच्चे चावलों का क्या किया, उसका वो अभी पेस्ट उधर ही बनाया? पड़ा है। नहीं, अब मैं सोच रही हूँ उसको ग्राइंड करके खीर बना लूं, वो इतने बड़े चावल, अब उसका कुछ और नहीं हो सकता। एक बात मैं ऐड करता चलूं, खीर से खीरा याद आया, आमतौर पर घर में कोई भी कटी हुई चीज़ पड़ी हो ना, तो मेरा ख्याल है पहले पूछना चाहिए ये लगाने के लिए या खाने के लिए ना, तो एक दफ़ा खीरा घर पे कटा हुआ था और वो भी इधर रखते हैं और फिर आप ज़ाहिर स्किन केयर के लिए करते हैं, तो ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि लगाने वाली चीज़ है या खाने वाली चीज़ है। आजकल तो वैसे वाकई ये हो गया कि खाने वाली चीज़ें लगाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो है वो पड़ता है, क्योंकि कोरियन ग्लास स्किन जो है वो जब से आई है तो हमें पता लगा है कि चावलों के और उससे रिलेटेड चीज़ों के कितने फ़वायद हैं, क्योंकि वो लोग चावल खाते भी बहुत ज़्यादा है और लगाते भी बहुत ज़्यादा है, उनके सारे प्रोडक्ट्स में भी वो होता है, तो उससे बड़ी उनकी अच्छी ग्लास स्किन जो है वो बन जाती है। थैंक यू सो मच जाबिर फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह करे कि आप CEO तो बन चुके हैं अब, और आपने आगे क्या जाना है, लेकिन हो सकता है आप USA में चले जाए और वहाँ जाके CEO बन जाए। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे, जिस तरह आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम आपको जब दावत देंगे तो इस तरह के बहुत सारे ऐसी सवालात होंगे जो हम आपसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों से जाने से पहले यही कहेंगे कि अपने इर्द गिर्द के तमाम